है, अथॉरिटी क्या है, पावर में क्या डिफरेंस है, ट्रेडिशनल अथॉरिटी क्या होती है। ठीक है? और इसके अलावा जो है आपको देखें, किसी ने क्वेश्चन किया है कि रेवोल्यूशन सडन कैसे होता है? देखें ना, जो पावर चेंजिंग होती है वो सडन होती है, वो लेजिटिमेट वे में नहीं होती है रेवोल्यूशंस के अंदर। ठीक है? उसको हम कहते हैं ईरानियन रेवोल्यूशन था, उसमें लेजिटिमेट वे से रज़ा शाह पहलवी को नहीं हटाया गया था, लुई को लेजिटिमेट वे में नहीं हटाया गया था। लोग उठे थे और फेंक के उनको बाहर फेंका। तो इट वाज़ अ सडन ऑल अबाउट। ठीक है? तो और रैशनल लेजिटिमेसी आपको समझ आई होगी, और आपको इंटरनल लेजिटिमेसी और एक्सटर्नल लेजिटिमेसी का कांसेप्ट भी समझ आया होगा। तो इस किसी भी गवर्नमेंट को सस्टेन करने के लिए याद रखिएगा, इंटरनल और एक्सटर्नल लेजिटिमेसी दोनों ज़रूरी होते हैं। अगर कोई भी गवर्नमेंट एक लेजिटिमेसी खो ले दोनों में से ना, एक्सटर्नल या इंटरनल, तो उस गवर्नमेंट के लिए बड़ा मुश्किल वक़्त पड़ जाता है। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी आपको मान ही नहीं रही है, तो आपके लिए बड़ी मुश्किल होगी। अगर आपको आपके लोग ही नहीं मान रहे हैं, तो भी बड़ी मुश्किल होगी आपके लिए। तो दोनों लेजिटिमेसीज़ को बरकरार रखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो लेट्स कम इन अदर कंसेप्ट दैट इज़ इलेक्शन। ठीक है? इलेक्शंस का बड़ा गहरा ताल्लुक होता है पॉलिटिक्स के साथ, पॉलिटिकल सिस्टम के साथ, आपके और मेरे साथ। ठीक है? हमेशा सुनते आए हैं, आज भी इलेक्शन हो रहा है मेरे ख्याल में खुशाब में। पता नहीं किसने जीता है, ये नहीं पता, बहरहाल इलेक्शंस हो रहा है। तो इलेक्शंस आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, पर्टिकुलरली लिबरल डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का हुस्न जिसे कहा जाता है, वो इलेक्शंस होते हैं। तो इलेक्शंस आर कंसिडर्ड एज़ अ वेरी हार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है? वो दिल है डेमोक्रेसी का इलेक्शंस, उसके बगैर डेमोक्रेसी मेंटेन ही नहीं होती है। तो ऑल लिबरल डेमोक्रेसीज़ होल्ड कम्पेटिटिव इलेक्शंस। हर डेमोक्रेसी के अंदर कंपैरेटिव इलेक्शंस होते हैं। कंपैरेटिव इलेक्शंस का मतलब ये होता है कि एक तो वो विद इन 4 या 5 इयर्स होते रहते हैं। दूसरा, उसके अंदर हर बंदे को इजाज़त होती है लॉफुल तरीके से कि वो इलेक्शन के अंदर कम्पीट करे आके। ठीक है? तो कंपैरेटिव इलेक्शंस डेमोक्रेसीज़ के अंदर जो है हमेशा चलते रहते हैं। सिमिलरली एक जोसेफ शम्पर हैं, ये हमारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, उसका उसका एक कोटेशन है जिससे आपको समझ लग जाएगी इलेक्शन क्या होते हैं बेसिकली। वो कहता है कि डेमोक्रेसी मीन्स ओनली the people have the opportunity of accepting or refusing the men who are to rule them। वो तो डेमोक्रेसी का मतलब ही यही होता है कि लोगों के पास ये डिसाइड हो कि वो डिसाइड करें कि कौन उनके ऊपर रूल करेगा, कौन नहीं करेगा। और लोग इस चीज का एक्सप्रेशन कैसे करते हैं? इलेक्शंस के जरिए करते हैं। इलेक्शंस के जरिए लोग डिसाइड करते हैं कि उनके ऊपर रूल कौन करेगा या कौन नहीं करेगा। दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्शन इन डेमोक्रेसी। ऑलराइट? तो ज़रा हम देखें कि इसकी मीनिंग के ऊपर ज़रा हम देखते हैं कि इलेक्शंस की मीनिंग क्या होती है? व्हाट डज़ मीन बाय द इलेक्शंस? ठीक है? इसको ज़रा हम देखते हैं। तो देखिए गाइस, एन इलेक्शन इज़ अ फॉर्मल ग्रुप decision making process by which a population chooses an individual to hold public office। यानी इलेक्शन इज़ अ प्रोसेस in which people formally elect who will rule them or who will hold the public office। दिस इज कॉल्ड इलेक्शन। ये हमेशा फॉर्मल प्रोसेस होता है, याद रखिएगा। ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनली तौर पे ये कंडक्ट की जाती हैं इलेक्शंस। ये उस प्रोसेस को कहते हैं जब लोग अपने रूलर्स को खुद इलेक्ट करते हैं, उसको हम कहते हैं इलेक्शन। दिस इज कॉल्ड इलेक्शन। सिमिलरली इट इज यूजुअली यूज्ड इन डेमोक्रेटिक नेशंस। ऑब्वियसली ये डेमोक्रेसी के अंदर होता है, बाकी अथॉरिटेरियन स्टेट्स के अंदर तो इलेक्शंस नहीं होते हैं, या दूसरी स्टेट्स दूसरे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता, डेमोक्रेसी के अंदर होता है। Similarly, elections may fill offices in the legislature। लेजिस्लेचर के अंदर ऑफिसेज जो भी होती हैं वो इलेक्शन के जरिए फिल होती हैं, क्योंकि असेंबली में आपके इलेक्टेड लोग ही बैठे होते हैं। समटाइम्स इन द एग्जीक्यूटिव, कभी कभी एग्जीक्यूटिव भी आपका इलेक्शन के जरिए इलेक्ट होता है, जैसे अमेरिका का प्रेसिडेंट है, इलेक्शन के जरिए आता है। प्राइम मिनिस्टर है हमारा, इलेक्शन के जरिए इलेक्ट होकर आया है। एंड प्रोविंशियल एंड लोकल गवर्नमेंट, तो डिफरेंट जगहों पे इलेक्शंस होते हैं। नेशनल असेंबली के ऊपर भी होते हैं, प्रोविंशियल लेवल पे भी होते हैं, लोकल लेवल पे भी होते हैं। इसका मकसद क्या होता है? मकसद ये होता है कि पब्लिक ऑफिस होल्डर जो हैं, उनको वो जो वैकेंट हो जाते हैं सीटें, उनको फिल किया जाए। तो दिस इज हाउ इलेक्शंस वर्क। और उन सब के लिए वो सब कैसे आते हैं उस पोजीशन पे? वो इलेक्शंस के जरिए आते हैं। इलेक्शन क्या है? इलेक्शन एक प्रोसेस है डिसीजन मेकिंग का। कौन डिसाइड करता है? लोग डिसाइड करते हैं कि कौन उनके ऊपर रूल करेगा, कौन नहीं करेगा। नेशनल लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे या लोकल लेवल पे।
दिस इज कॉल्ड इलेक्शन। तो कुछ कंसेप्ट क्लियर हुआ इलेक्शन का, इलेक्शन होता क्या है? गुड हो गया। अभी जरा हम आते हैं कि इलेक्टोरल सिस्टम एंड इट्स टाइप। ठीक है, इलेक्टोरल सिस्टम एंड इट्स टाइप को जरा देखते हैं कि जब इलेक्शंस होते हैं तो इलेक्शंस का अपना सिस्टम होता है। ठीक है, हर हर स्टेट के अंदर डिफरेंट इलेक्शंस होते हैं। जरूरी नहीं कि जो इलेक्शंस पाकिस्तान में हो रहे हैं उसी टाइप के इलेक्शन इंडिया में हो रहे हों, उसी टाइप के इलेक्शन अमेरिका में हो रहे हैं। नो, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्शन। ठीक है, डिफरेंट इलेक्टोरल सिस्टम्स होते हैं हर जगह पे, जिनको दुनिया में फॉलो किया जाता है। तो जरा उनको अभी देखते हैं कि an electoral system is a set of rules that governs the conduct of elections। तो ये कंडक्शन ऑफ जो इलेक्शन होती है ना, ये होल्डिंग ऑफ इलेक्शन होती है, ये हर जगह पे डिफरेंट होती है। हम उसको इलेक्टोरल सिस्टम कहते हैं। ये इलेक्टोरल सिस्टम हर जगह पे डिफरेंट होता है। यानी जो पाकिस्तान के अंदर कंडक्ट ऑफ इलेक्शन है उसका तरीकेकार डिफरेंट है, अमेरिका में डिफरेंट है। अमेरिका में मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा आप लोगों को, जब कॉन्स्टिट्यूशन में जाएंगे तो बड़ा हेक्टिक और बड़ा एक पूरा साल सिस्टम चलता है उनका इलेक्शन का। हमारा तो 3 मंथ में खत्म हो जाता है, अमेरिका का पूरा साल सिस्टम चलता है। तो वहां पे सिस्टम डिफरेंट है। बर्तानिया में डिफरेंट है, पाकिस्तान में डिफरेंट है, इंडिया में डिफरेंट है, पूरी दुनिया में डिफरेंट इलेक्टोरल सिस्टम है। तो इलेक्शन को कंडक्ट करने के तरीके कार हर जगह पे डिफरेंट है। सिमिलरली हाउएवर these rules vary across the world in a number of the ways। हर जगह पे ये सिस्टम चेंज होता है। मैंने पहले बताया ना कि जो पाकिस्तान में जरूरी नहीं है कि वो इंडिया या अमेरिका के अंदर वही सिस्टम हो, इलेक्टोरल सिस्टम हर जगह पे डिफरेंट होते हैं। सिमिलरली मिसाल, वोटर्स में बी आस्क्ड टू चूज बिटवीन कैंडिडेट्स और बिटवीन द पार्टीज। डिफरेंट है, कभी कभी कुछ स्टेट्स ऐसी है जहाँ पे उनको ये नहीं कहा जाता कि कैंडिडेट को इलेक्ट करें, वो कहते पार्टीज को इलेक्ट करें। इसी तरीके से कुछ सिस्टम ऐसे हैं जिसमें कहा जाता है कि वोटर्स में इधर सिलेक्ट अ सिंगल कैंडिडेट, कभी एक कैंडिडेट को इलेक्ट करने का उनको कहा जाता है, और what professionally professionally ranking in the candidates to wish to support in order। ये मैं बताता हूँ डिफरेंट टाइप्स के। तो ये डिफरेंट टाइप्स होते हैं इलेक्टोरल सिस्टम के। तो इलेक्टोरल सिस्टम आपको समझ आए, इलेक्टोरल सिस्टम का सिंपल मतलब है कंडक्शन ऑफ इलेक्शन, होल्डिंग द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग इलेक्शन इन इट वेरीज अक्रॉस द वर्ल्ड। हर जगह पे डिफरेंट होता है। तो डिफरेंट जो होता है इलेक्टोरल सिस्टम उसको हम कहते हैं टाइप्स। ये हर स्टेट का अंदर अपने इलेक्टोरल सिस्टम्स होते हैं। तो इलेक्टोरल सिस्टम कौन से हैं जो डिफरेंट जगहों में फॉलो किए जाते हैं और पाकिस्तान में कौन सा है जिसको फॉलो किया जाता है, उसको जरा आप यहाँ देखते हैं। ये जनाब पहला जो इलेक्टोरल सिस्टम है या जो पहला इलेक्शन का प्रोसेस है उसको हम कहते हैं सिंगल मेंबर प्लूरलिटी सिस्टम। सिंगल मेंबर प्लूरलिटी सिस्टम, शॉर्ट में SMP कहा जाता है। और इसको फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, ये सिस्टम कहा जाता है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, ये सिंगल मेंबर प्लूरलिटी सिस्टम। आप बड़े हैरान हो रहे होंगे, आप कहेंगे यार ये SMPV क्या है, ये फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम कहाँ पे एग्जिस्ट करता होगा? तो जनाब अला ये पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है। पॉलिटिकल साइंस में ये जो टर्मिनोलॉजी है ये इलेक्शंस के बारे में है, ये पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है। हम इसी सिस्टम को फॉलो करते हैं अपने इलेक्शंस के अंदर। तो कैसे करते हैं आप? सिंपल, आप सारे माशाल्लाह नौजवान हैं तो आप लोगों के कुछ के सीएनएससीज भी होंगे, हो सकता है कुछ एक्सपीरियंस भी हो वोट डालने का। क्या होता है, आपके हल्के में इलेक्शन होता है। ठीक है, इलेक्शन में आपकी कुछ जो है नेशनल असेंबली की सीटें होती हैं, प्रोविंशियल असेंबली की सीटें होती हैं। तो प्रोविंशियल असेंबली के अंदर फॉर एग्जांपल आप बैठे हुए हैं तो आपके पास कैंडिडेट बहुत ज्यादा आ जाते हैं। यानी एक कॉन्स्टिट्यूंसी के ऊपर 8, 10, 15, 20, 40 तक भी कैंडिडेट चले जाते हैं। सारे होते हैं, सारे इलेक्शन लड़ते हैं, आपके पास सारों के वोट बैलेंस वो आ जाता है, बैलेट पेपर आता है, आप उसके ऊपर टिक लगाते हैं। तो जीतता कौन है? जीतता वो है जो 40 लोगों में से ज्यादा वोट लेके आया होता है, वो विन करता है। इस सिस्टम को कहा जाते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। जो पहला आ जाता है वो फर्स्ट होता है और बाकियों को वो पोस्ट कर देता है, साइड में चले जाते हैं। तो उसमें ये नहीं देखा जाता कि इसने इतने परसेंट लिया, इतने परसेंट। नो, अगर वो एक वोट से भी आगे जीत के आ गया, 39 को साइड पे हो गए, 40 वाला बंदा एक वोट लेकर भी आगे आ गया, वो विन कर जाता है। उसको हम कहते हैं सिंगल मेंबर प्लूरलिटी सिस्टम। मेंबर सिंगल होता है, प्लूरल लोग होते हैं, एक बंदा आगे आता है। उसको हम कहते हैं क्या? सिंगल मेंबर प्लूरलिटी सिस्टम, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, जो पाकिस्तान में चलता है।
तो इसको ज़रा डिफाइन करते हैं। तो इन दिस इलेक्टोरल सिस्टम द कंट्री इज़ येस अदर्स हैव नो वैल्यू ऑब्वियसली बाकी जो हार गया सुसाइड पे चला जाता है। So in this electoral system, the country is divided into single member constituencies usually of equal size on the population of size. पहले तो constituencies डिवाइड की जाती हैं, ठीक है? पॉपुलेशन के हिसाब से यानी 1 लाख की पॉपुलेशन पे एक सीट होती है, एक हल्का होता है। 1 लाख पे एक और हल्का होता है, तो डिफरेंट हल्के बनाए जाते हैं पहली बात इस सिस्टम के अंदर। और पाकिस्तान में देखा आपने हल्के बने हुए हैं हर जगह पे। तो वोटर्स सिलेक्ट अ सिंगल कैंडिडेट यूजुअली मेकिंग हिज और हिज नो नेम विद क्रॉस स्टैम्प ऑन द बैलेट पेपर। तो आपने देखा ना वोट आपने एक को ही करना है, 2 को करेंगे आपका वोट कैंसल हो जाता है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली 2 बैलेट पेपर आपको मिलते हैं। एक पे टिक करना होता है नेशनल पे, एक पे टिक करता होता है प्रोविंशियल असेंबली पे। तो अगर आप प्रोविंशियल असेंबली के ऊपर 2 के ऊपर टिक कर लिए आपका वोट खारिज हो जाता है। सिलेक्ट आपने एक ही करना है। सिंगल मेंबर प्लurality के अंदर यू आर सपोज्ड टू सिलेक्ट इन सिंगल कैंडिडेट। 40 में से आपने वोट एक को करना है, तो जो जीत के आएगा वो सिकंदर बनेगा। तो द विनिंग कैंडिडेट नीड्स ओनली टू अचीव अ प्लurality ऑफ वोट और सिंपल मेजॉरिटी, द फर्स्ट पास द पोस्ट रूल, सिंपल। उसको मेजॉरिटी चाहिए होगी और मेजॉरिटी कैसे होगी 40 में से सबने अगर लिए हैं 300 300 300 300 वोट, अगर एक बंदा है उसमें से जिसने 305 ले लिए हैं तो ही विल विन द रेस। उसको हम कहते हैं सिंगल मेंबर प्लurality सिस्टम या फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। जो कहाँ पे चलता है, जो ब्रिटेन में है, इंडिया में, पाकिस्तान में यही सिस्टम अपनाया जाता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। बहुत सारे कैंडिडेट्स हो जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी में डिवाइडेड होते हैं और यू आर सपोज टू सिलेक्ट एनी सिंगल कैंडिडेट और वो सिंगल कैंडिडेट सिंपल मेजॉरिटी के साथ जीत के आगे चला जाता है। उसको हम कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट या सिंगल मेंबर प्लurality वोट। तो गाइस ये समझ आया आप लोगों को? ये तो आपके सामने मिसालें हैं सारी। इसमें तो मेरे ख्याल में आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये नाम आपके लिए बड़ा नया होगा, पर आप इस प्रोसेस का हिस्सा रहे हैं, वोट करते रहे होंगे। इसको कहते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। गुड, डन हो गया। अभी ज़रा चलते हैं थर्ड के ऊपर, दैट इज़ कॉल्ड सिंगल सेकंड बैलेट सिस्टम, ठीक है? सेकंड बैलेट सिस्टम, ये कुछ रूल है, ये पाकिस्तान में फॉलो नहीं होता है। ये किसी डिफरेंट स्टेट्स के अंदर होता है। ज़रा इसको हम देखते हैं कि ये कैसे होता है। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सिस्टम है, सेकंड बैलेट सिस्टम। ओके, इसको मैं सिंपल थोड़ा समझा दूँ आप लोगों को ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। देखिए सेकंड जो बैलेट सिस्टम है, इसके अंदर ये सिस्टम होता है कि इलेक्शंस में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट आ जाते हैं। यानी उसमें आप कहें कि एक वार्ड के ऊपर मतलब 30-40 मेंबर खड़े हुए हैं, तो वो आ जाते हैं। अभी वोट जो लेने हैं, वो लेने हैं 50% से अबव, जो वोट लेगा वही जीतेगा। और चूँकि 40 मेंबर आ गए तो 50% से आगे तो कोई नहीं जा पाता, सारे 50 के नीचे ही रहते हैं। तो चूँकि सारे 50 के नीचे रहते हैं, तो एक दफ़ा इलेक्शन हो जाता है, तो कोई भी 50 से अबव वोट नहीं लेता। तो क्या होता है, एक दोबारा इलेक्शन होता है और उस दोबारा इलेक्शन में सिर्फ़ 2 कैंडिडेट्स को आगे लाया जाता है। और वो 2 कैंडिडेट्स कौन-से होते हैं, जो 2 कैंडिडेट्स सबसे ज़्यादा वोट लेके आगे आए होते हैं, उनके दोबारा इलेक्शंस कराए जाते हैं। अभी 2 की सिचुएशन आ जाती है और सिर्फ़ 2 के अंदर मुकाबला होता है और 2 में 1 वोट ज़्यादा ले जाता है, उसको हम कहते हैं जो है वो सेकंड बैलेट सिस्टम। सिंपल सा मिसाल दूँ, ए और बी हैं, सी, डी, ई, एफ, जी, एच यानी कि डी तक 4 कैंडिडेट हैं, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। अभी चारों में से वोट वही जीतेगा जो 51% टोटल पॉपुलेशन में से वोट लेगा। 4 कैंडिडेट खड़े हो गए, इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस में किसी ने भी 51% वोट नहीं लिए। कोई 40 पे या 46 पे या चारों में से, किसी ने भी नहीं लिए। तो होगा क्या? होगा ये कि एक राउंड खत्म हो गया, सेकंड राउंड होगा। सेकंड राउंड में सिर्फ 2 कैंडिडेट जिसने सबसे ज़्यादा वोट लिए होंगे वो आगे आ जाएँगे। मिसाल डी और ए ने ज़्यादा वोट किए, तो डी और ए के दोबारा इलेक्शंस होंगे, सिर्फ 2 कैंडिडेट्स के और इन 2 में से ऑब्वियसली एक मेजॉरिटी ले जाएगा, तो वो जीत जाएगा। उसको हम कहते हैं सेकंड बैलेट सिस्टम। दिस इज़ कॉल्ड सेकंड बैलेट सिस्टम। तो ज़रा देखते हैं किस तरीके से। देयर आर सिंगल कैंडिडेट constituencies and single choice voting एज ए सिंगल मेंबर प्लurality सिस्टम। सेम हल्के होते हैं जैसे हमारे यहाँ हल्के हैं, इसी तरीके से हल्के होंगे, वो इस सिस्टम के अंदर भी बनाए जाते हैं।
टू विन इन फर्स्ट बैलेट a candidate needs an overall majority of the vote cast. अगर जीतना है तो ओवरऑल मेजॉरिटी होगी, मेजॉरिटी तो है नहीं आपके पास। उससे जो पहले वाला सिस्टम था ना, उससे पहले वाला जो सिस्टम था ना, उसमें क्या था, उसमें आप चाहे मेजॉरिटी नहीं भी ले रहे, आप 40 में से ज्यादा वोट लेके आ गए, आप जीत जाएंगे। पर इस सिस्टम में ऐसा नहीं है। इस सिस्टम में आपको मेजॉरिटी लेनी है, फिर ही आप जीतेंगे, क्योंकि मेजॉरिटी तो ले नहीं सकते फर्स्ट बैलेट में, तो आपको सेकंड बैलेट मजबूरन कराना पड़ता है। ठीक है। सो इफ नो कैंडिडेट गेन्स फर्स्ट बैलेट मेजॉरिटी, a second ballot runoff ballot is held between the leading two candidates, दो के दरमियान होगा, और उसमें से उस सेकंड बैलेट में जो जीतेगा वही जो है वो इलेक्शन जीतने का हकदार होगा। ये सिस्टम कहाँ पे होता है? प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जर्मनी, फ्रांस और रशिया, और टू सम एक्सटेंड ईरान में भी ऐसे ही होता है। ईरान में क्या होता है? सेकंड बैलेट सिस्टम होता है, यानी फर्स्ट बैलेट, उसमें जो है मेजोरिटी कोई नहीं लेके आता, तो सेकंड बैलेट करवाना पड़ता है। इसको हम कहते हैं सेकंड बैलेट सिस्टम। तो गाइस समझ आए सेकंड बैलेट सिस्टम? ये क्लैरिटी हुई है गाइस? फर्स्ट बैलेट, फर्स्ट पास द पोस्ट, एंड जो सेकंड है वो सेकंड बैलेट सिस्टम। तो दुनिया में ये मेजोरिटी के बेस पे ये दो ही सिस्टम चलते हैं ऑल ओवर। तो हम इन दो पे ही रिस्पेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। ओके। तो अभी जरा हम आगे चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, दैट इज वोटिंग। ठीक है, जब इलेक्शंस आ गए तो उसके साथ वोटिंग का तो जिक्र चलेगा ही चलेगा। तो जरा ये वोटिंग क्या होती है, इसको भी देख लेते हैं। ओके। तो वोटिंग इज अ मेथड फॉर अ ग्रुप such as meeting or an electorate in order to make a collective decision or express an opinion, usually following discussions, debates or election campaigns, उसको हम जो है वो वोटिंग कहते हैं। तो वोटिंग क्या होता है बेसिकली? वोटिंग का मतलब ये होता है, तो वोटिंग का मतलब होता है, उसका मतलब ये होता है कि आप किसी भी ग्रुप के अंदर कोई डिसीजन मेकिंग करते हैं, आफ्टर अ लॉन्ग डिलिब्रेशंस, डिस्कशंस, उसको हम वोटिंग वोटिंग कहते हैं। यानी आप सोच समझ के बाद में किसी भी चीज के बारे में डिसाइड करते हैं, तो उसको हम वोटिंग कहते हैं। वोटिंग डिफरेंट तरीके से होती है, आपकी क्लासेस के अंदर भी कभी वोटिंग होती है, घर में भी कभी वोटिंग हो जाती है, कोल्ड ड्रिंक किसने पिलानी है, आइसक्रीम किसने खिलानी है। इसी तरीके से पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर भी वोटिंग होती है। ठीक है। तो डेमोक्रेसी सिलेक्ट होल्डर्स ऑफ हाई ऑफिस बाय वोटिंग। हम अपने जो लेजिस्लेचर्स हैं, जो हम अपने जो मेंबर्स हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको कैसे इलेक्ट करते हैं? वी इलेक्ट थ्रू वोटिंग। वोटिंग के जरिए हम डिसाइड करते हैं कि हमारा किसको आना चाहिए, किसको नहीं आना चाहिए। सो रेजिडेंट्स ऑफ अ प्लेस represented by an elected official are called constituents, and those constituents who cast a ballot for their chosen candidate are called voters. एक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, एक वोटर्स होते हैं, या कॉन्स्टिट्यूएंट्स को आप रिप्रेजेंटेटिव्स भी कह सकते हैं। तो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं और आप वोटर होते हैं। यू आर अ वोटर, यू वोट फॉर इन अ लीडर एंड अ रिप्रेजेंटेटिव, उसको हम कहते हैं जो है वो अ, जो है कॉन्स्टिट्यूएंट कहते हैं। ठीक है। आपके भी होंगे, आप भी किसी के वोटर होंगे। ठीक है, जैसे मैं भी वोटर हूँ, आप भी वोटर होंगे किसी के। तो जो आप जिसको वोट करते हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट है, आप वोटर हैं। तो दीज आर डिफरेंट सिस्टम फॉर कलेक्टिंग वोट। तो यहाँ पे डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं वोट को कलेक्ट करने के। कैसे वोट दिए जाते हैं, जरा इसको भी अभी देख लेते हैं। तो ओके। तो कुछ डायरेक्ट जो है वो आप वोटिंग बिहेवियर होता है, कुछ इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, डिफरेंट तरीके से। ओके। ओके जी। तो यहाँ तक, हाँ मैं थोड़ी स्पीड से जा रहा हूँ क्योंकि ये सिंपल कंसेप्ट है, आपको आते हैं तभी तभी इसको दौड़ा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि आपके लिए कोई नई चीज़ है, तो उसको मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ। ये अभी आपके लिए नई चीज़ है, इसको ज़रा समझना है आप लोगों ने। तो वोटिंग तो वो होता है, बट देयर इज अ वोटिंग बिहेवियर। वोटिंग बिहेवियर इंपॉर्टेंट है, ये कंसेप्ट आता है, ये क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभी। आपको समझने की भी जरूरत है, जनरली बीइंग स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स साइंस, वोटिंग बिहेवियर क्या होता है उसको जरा समझना है। देखिए, वोटिंग बिहेवियर का सिंपल मतलब ये होता है कि जब वोटर होता है, वो किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वोट क्यों करा रहा होता है, किन बेसिस पे वोट कास्ट करता है, उसको वोटिंग बिहेवियर कहते हैं। हम पॉलिटिकल साइंस वाले जो हैं वो उसको समझते हैं, उसको उसको देखते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं।
कि व्हाई ही इज वोटिंग फॉर पीपल्स पार्टी, नवाज लीग, पीटीआई, जेयूआई क्यों वोट करा रहे हैं, उसको हम वोटिंग बिहेवियर का नाम देते हैं। सिमिलरली वोटिंग बिहेवियर मीन्स अंडरस्टैंडिंग वोटर्स बिहेवियर, कि वोटर जो है वो वोट क्यों कर रहा है फिलहाल पर्टिकुलर बंदे को, पर्टिकुलर पार्टी को, उसको हम वोटिंग बिहेवियर कहते हैं। आप लोगों का भी वोटिंग बिहेवियर होगा, मैं पूछता हूँ आप लोगों से। सो एक्सप्लेनिंग हाउ एंड व्हाई डिसीजंस आर मेड either by public डिसीजन मेकर्स, बाय द इलेक्टोरेट और द वोटर। क्यों अवाम जो है एक पर्टिकुलर वोटर को वोट देती है और नहीं देती। हाँ, बिरयानी भी एक वोटिंग बिहेवियर है ऑब्वियसली, तो राइट, बिरयानी एक वोटिंग बिहेवियर है, मैं बताता हूँ कैसे है, ठीक है, इसी तरीके से। ओके, सिमिलरली टू इंटरप्रेट, हाँ 5,000 के ऊपर वोट, ये भी वोटिंग बिहेवियर है ऑब्वियसली। तो to interpret voting behavior, both political science and psychology expert is a very necessary and therefore field of political sociology। हमारे यहाँ जो political sociology है ना, एक field है पूरी political science, वो basically study करती है इस चीज को कि वोटिंग बिहेवियर क्या है, क्यों लोग किसी को पर्टिकुलर बंदे को वोट दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, ये हम पोलिटिकल सोशोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। सो पोलिटिकल साइकोलॉजी रिसर्चर स्टडी वेज इन विच effective influence may help voters make more informed voting choices, with some positing of the fact that explain how the electorate makes informed political choices। तो हम पढ़ते हैं कि जो वोटर है वो वोट किस बेस पे कर रहा है, वो इन्फॉर्म्ड बेसिस के ऊपर कर रहा है, या वो अपने वालिद के कहने पे कर रहा है, या वो बिरयानी की प्लेट पे कर रहा है, या वो 500 देख के कर रहा है, किस बेस, या किसी दोस्त के कहने पे कर रहा है। देर आर डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ वोटिंग बिहेवियर, उसको हम वोटिंग बिहेवियर कहते हैं, ठीक है। तो वो पैटर्न्स कौन से हैं जिसके बेस पे वोटिंग वोटर जो है वो अपना वोट कास्ट करता है, ये फैक्टर्स होते हैं जो आपके वोटिंग बिहेवियर पे इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आई डोंट नो आप किस फैक्टर में आते हैं, बट वोटिंग बिहेवियर फैक्टर क्या होते हैं, और आपने डिसाइड करना है कि पाकिस्तान के लोग ज्यादा किस सिचुएशन पे जाते हैं। सो स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, कभी कभी इकोनॉमी के बेसिस पे वोट किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसने इकोनॉमिकली बड़े अच्छे काम किए हैं, उसने अनएम्प्लॉयमेंट खत्म की है, महंगाई कम की है, पॉवर्टी खत्म की है, तो वो लोग इसके लिए भी उसको वोट करते हैं। और कुछ ऐसी पार्टी है जिसने ये सारी चीजें बढ़ाई हैं, तो लोग उसको वोट नहीं करते हैं। जो आपकी स्टेट ऑफ इकोनॉमी होती है, इट डिपेंड्स वोटिंग बिहेवियर, तो आप इस बेस पे वोट करते हैं। यानी जो पॉपुलैरिटी होती है, जो पॉपुलर वोट होता है, वो उस बेस पे जाता है कि परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट के बेस के ऊपर, कि उसने इकोनॉमिकली क्या परफॉर्मेंस दी है। अगर ठीक दी है तो वो लोग उसको वोट करेंगे, अगर ठीक नहीं है तो लोग उसको वोट नहीं करेंगे। अभी क्यों हार रहा है जो पीडीआई है, बाई इलेक्शन क्यों हार रही है, उसमें वोटिंग बिहेवियर को देखें तो आपको सबसे ज्यादा फैक्टर ये नजर आएगा, महंगाई की वजह से। एक तो फैक्टर होता है स्टेट ऑफ द इकोनॉमी का। दूसरा, पर्सनैलिटी एंड पब्लिक स्टैंडिंग ऑफ पार्टी लीडर्स। आपको याद है क्रिज्मेटिक लीडरशिप, क्रिज्मेटिक लीडरशिप, आप जो है वो लीडर्स को देख के वोट करते हैं, भाई ये नवाज है तो बस उसको वोट मैंने करना है। आपकी पर्सनल जो है वो अटैचमेंट होती है किसी लीडर के साथ, इस वजह से भी आप उसको वोट कर देते हैं। ये पीटीआई का है, यानी इमरान का टाइगर है, ये नवाज का शेर है, ठीक है। तो और ये जरदारी का जियाला है, आप उसको वोट कर देते हैं। तो इस बेस पे भी आप वोट करते हैं, यानी पर्सनैलिटी के ऊपर, किसी की पर्सनैलिटी से मुतासर होकर आप करते हैं उसको वोट, तो ये भी आपका वोटिंग बिहेवियर होता है। थर्डली, द मैस मीडिया, इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। हाँ, ये भुट्टो का तीर है, ठीक है। तो मैस मीडिया भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट मींस इट इज बेस्ड ऑन द पार्टीजन कवरेज बिकॉज ऑफ प्रेस ओनरशिप। तो कभी कभी ऐसे होता है पर्टिकुलर मीडिया एक पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट कर रहा होता है, ठीक है, पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट कर रहा होता है, तो आप उससे भी मुतासर हो जाते हैं। कहा जाता है, एक रिपोर्ट है कि इमरान खान को वोट दिलवाने में सबसे ज्यादा रोल मीडिया का था, क्योंकि मीडिया के तकरीबन आउटलेट्स जो थे 2018 इलेक्शंस के अंदर वो इमरान खान को सपोर्ट कर रहे थे, और नवाज लीग को उन्होंने नैरेटिव ऐसा शेप किया था जिस शेप के ऊपर जो है आप कहें कि लोग ये एक्सेप्ट करने को तैयार हो गए थे कि इमरान इज द ओनली सेल्वेशन, और लोगों ने उसको वोट कर दिया। तो ये भी एक तरीके कार होता है, द मैस मीडिया इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ वोटिंग बिहेवियर। ओके, तो एक और तरीका भी होता है जिससे लोग वोट कास्ट करते हैं, दैट इज पार्टी आइडेंटिफिकेशन। मेरे बड़े पीपल्स पार्टी में थे,
मेरे वालिद पीपल्स पार्टी में हैं, मैं भी पीपल्स पार्टी को वोट कराऊँगा। इसको कहते हैं पार्टी आइडेंटिफिकेशन। आपने कहा ना सुना है आपने कि ये भई हमारे आबा-ओ-अजदाद की पार्टी है ये, हमने तो वोट इसको करना है। अभी वो पार्टी गलत कर रही है, ठीक कर रही है, ये कंसर्न नहीं होता है लोगों का। वो कहते हैं भई हमारे सारे लोग इसी में से, हम वोट इसको कराएँगे। हम जमीयत इस्लामी के हैं भई, वोट इसी को कराएँगे। तो एक ये भी वोटिंग बिहेवियर होता है। पार्टी आइडेंटिफिकेशन के ऊपर भी आप वोट कास्ट करते हैं। देन सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स भी कुछ होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वोटिंग कास्ट के अंदर। फॉर एग्जांपल कैसे कि अकॉर्डिंग टू दिस electors tend to adopt a voting pattern that affects economic and social position of the group which belong to class, gender, ethnicity, religion and region। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जनाब। आपको जैसे आपने कहते हैं ना एथनिक कार्ड खेलने वाला सिस्टम, रिलीजियस कार्ड खेलने वाला सिस्टम जो होता है, ये वो भी फैक्टर होता है। कुछ पार्टीज ऐसी होती हैं जो रिलीजन कार्ड खेलती हैं, जैसे मौलाना फजलुर रहमान है, वो कोई पर्टिकुलर रीजन की बात करके वोटिंग लेता है, वोट्स लेता है। इसी तरीके से जो पीपल्स पार्टी है सिंध में बीइंग अ सिंधी कार्ड खेल के वोट लेती है, और जो नवाज लीग है वो वहाँ पे जाग पंजाबी जाग वाला नारा लगा के करती है, वोट लेती है। ये सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जब आप क्लास, एथनिसिटी, रिलीजन के बेस पे वोट कराते हैं। मैं आपको बताता हूँ, वो आपकी बात आ रही है अब्दुल नबी आगे, ये होता है जनाब आपका रेशनल चॉइस सिस्टम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो रेशनल चॉइस है इसके अंदर आप देखते हैं सही और गलत। इसमें आप अपनी रेशनल इस्तेमाल करते हैं, ये वोटिंग बिहेवियर जो होता है। इसमें परफॉर्मेंस के बेस पे आप वोट कास्ट करते हैं। आप ये नहीं देखते भाई एथनिसिटी कौन सी है, कैसी है, दफा हो जाए। आप ये नहीं देखते कौन सा कार्ड खेलता है, दफा हो जाए। आप ये नहीं देखते हमारे आबा अजदाद की पार्टी थी, दफा हो जाए। आप ये नहीं देखते कि ये लीडर बड़ा अच्छा है, दफा हो जाए। आप ये देखते हैं कि परफॉर्मेंस क्या है, मैनिफेस्टो क्या है, इसने पहले कितना डिलीवर किया है या आगे कितना डिलीवर कर। प्योरली जब आप अपने माइंड के हिसाब से वोट करते हैं, आप अपनी वो कहते हैं ना रीजन के बेस पे जब वोट करते हैं, उसको हम कहते हैं रेशनल चॉइस। तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर रेशनल चॉइस वाला सीन बड़ा खत्म हो गया है नहीं। ठीक है। और मजे की बात बताऊं आप लोगों को, वैसे ये परसों वाले लेक्चर में होगा। अ, जो है वो है आपका जो मिडिल क्लास है, जिस एरिस्टोटल ने बात की थी, वो रेशनल होता है। तो मिडिल क्लास जो तबका है वो बगैर किसी आइडेंटिफिकेशन के जो है वो वोट कास्ट करता है। हाँ, सिमिलरली जब मिडिल क्लास ज्यादा होगा तो वो वोट कास्ट करेगा, क्योंकि मिडिल क्लास को परवाह नहीं होती है ये रिलीजियस कार्ड वार्ड की, उनको पार्टी आइडेंटिफिकेशन की, उनको परफॉर्मेंस चाहिए होती है। तो वो अभी भी ये कहता है कि पीटीआई को वोट कास्ट करने वाला ज्यादा तबका जो था वो मिडिल क्लास था। इट मीन्स कि मिडिल क्लास ने सोचा, रेशनली डिसाइड किया, तो उन्होंने वोट कास्ट कर लिया। हो सकता है वो अगली दफा उसको वोट ना भी दें। तो ये जो सिस्टम है इसको हम कहते हैं रेशनल चॉइस। तो वोटिंग बिहेवियर जो होता है इन पैटर्न्स के ऊपर देखा जाता है। लोग इनमें से किसी एक रीजन की वजह से वोट कास्ट कर रहे होते हैं। आप अपने पेरेंट्स को देख लें या फैमिली को देख लें, आपको पता चल जाएगा। यस, मिडिल क्लास डोंट केयर अबाउट दिस। भुट्टो जिंदा है, वो ईमानदार है, नहीं है, ये नहीं। उनको ये है परफॉर्मेंस कैसी है भाई, बताओ वोट लो। शहरों में तो यही होता है ना, शहरों में वोट क्यों चेंजिंग होती रहती है गवर्नमेंट, इसी वजह से, क्योंकि शहरी लोग मिडिल क्लास के होते हैं, उनको परवाह नहीं होती, परफॉर्मेंस के बेस पे वोट लेते हैं। ऑलराइट। ओके, तो ये वोटिंग बिहेवियर के पैटर्न्स हैं। अभी नाउ यू हैव टू डिसाइड कि पाकिस्तान में कौन सा वोटिंग बिहेवियर चलता है। इसके अलावा भी बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे बिरादरी सिस्टम है, आप बिरादरी के बेस पे भी वोट करा देते हैं। खैर वो आपको सोशोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर आता है। क्या बिरादरी के वोट बेस पे वोट करते हैं, कभी पीर के वोट बेस पे वोट करते हैं। दिस इज कॉल्ड वोटिंग बिहेवियर। और पाकिस्तान के अंदर वोटिंग बिहेवियर क्या है, पाकिस्तान के अंदर मेजॉरिटी वोटिंग बिहेवियर जो है वो आपका सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स पे है, पार्टी आइडेंटिफिकेशन के ऊपर है, और लीडरशिप के ऊपर डिपेंड करता है। और पाकिस्तान में जो रेशनल चॉइस वाला है इट इज लिटिल बिट, बहुत थोड़ा है, जो कि अभी विद द पैसेज ऑफ टाइम इमर्ज हो रहा है, बिकॉज पाकिस्तान में मिडिल क्लास इमर्ज हो रहा है इस बेस के ऊपर। ओके। हाँ, रैशनैलिटी को छोड़कर बाकी सब चीजें हैं। तो गाइस ये समझ आई है आपको इलेक्शंस क्या हैं, इलेक्टोरल सिस्टम और उसके दो टाइप, और जो है उसके अलावा आपको जो है वो वोटिंग वोटिंग बिहेवियर समझ आई आप लोगों को, और पाकिस्तान में कौन से वोटिंग बिहेवियर के पैटर्न्स हैं वो क्लियर है।
अभी जरा हम आ जाते हैं पब्लिक ओपिनियन के ऊपर कि जो पब्लिक ओपिनियन है वो क्या होता है, जरा इसको हम देख लेते हैं। अब ये जो क्वेश्चंस है ना गाइस के पाकिस्तान में कैसे चेंजिंग आ सकती है, मिडिल क्लास मीडिया को रोल क्या होना चाहिए, बस वेट कर लें। जो इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो हमारा परसों का लेक्चर होगा वो आप कहें पॉलिटिकल साइंस में मेरा द मोस्ट फेवरेट लेक्चर है, ठीक है, जिसमें मैं जिसमें हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को पढ़ेंगे। मेरा द मोस्ट फेवरेट लेक्चर है। उस लेक्चर में आपके इतने क्वेश्चंस के रिजल्ट आपको मिलेंगे, सॉल्यूशंस मिलेंगे कि यू विल रियली लव दैट लेक्चर। मैं तो आपको दावत दूंगा वो आपने जरूर सुनना है, उसको नहीं छोड़ना है आपने। वो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स के ऊपर वो बड़ा शानदार लेक्चर, आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी कि सिस्टम्स कैसे चल रहे हैं, क्या हो रहे हैं, क्या, ठीक है। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जब हमारा lecture परसों होगा इंशाल्लाह, उसके बाद आइडियोलॉजी का आखिरी लेक्चर होगा और हमारा पेपर 1 जो है वो खत्म रहेगा। हाँ, आप दावत पे आएंगे इंशाल्लाह, आपका स्वागत किया जाएगा। ठीक है। समा, आई थिंक आपने पूछा है वो सेकंड बैलेट सिस्टम था, जो सेकंड टैब था जिसमें जो है 2 दफा इलेक्शन होते हैं सेकंड टैब में। ओके, तो पब्लिक ओपिनियन, ठीक है, पब्लिक ओपिनियन को जरा देखते हैं ये क्या भला होता है। तो पब्लिक ओपिनियन, द टर्म पब्लिक ओपिनियन वाज फर्स्ट डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच ओपिनियन पब्लिक, ठीक है। ये असल पता नहीं कैसे इसको प्रोनाउंस किया जाता है, बट पब्लिक ओपिक ये एक वर्ड है जो कि फ्रांस से निकला था, फ्रेंच लैंग्वेज से, which was first used in 1588, which means the opinion of the public, the popular view। उसको हम पब्लिक ओपिनियन कहते हैं। सिंपल मीनिंग है इसकी कि पॉपुलर व्यू, ज्यादा से ज्यादा लोग क्या सोचते हैं उसको हम कहते हैं जो है वो पब्लिक ओपिनियन का नाम देते हैं। दैट इज कॉल्ड पब्लिक ओपिनियन, कि ज्यादा से ज्यादा लोग क्या सोच रहे हैं। the view of majority is called public opinion, ठीक है उसका। तो the public opinion consists of desires, wants and thinking of the majority of the people। majority of the people क्या चाहती है, majority of the people को जरूरियात क्या है, majority of the जो people है उसको जो है वो उसकी thinking क्या है, that is called public opinion। उसको हम कहते हैं public opinion, ठीक है। so it is the collective opinion of the people of a society or state on issue or problem। यानी जो पॉपुलर व्यू होता है किसी भी इशू या प्रॉब्लम के ऊपर, उसको हम पब्लिक ओपिनियन कहते हैं। सिंपल सा मिसाल ले लेना, कल की मिसाल ले लेते हैं आप। कल क्या हुआ है कल क्या हुआ है, आप बिरयानी को छोड़ें, आप मेरे जरा पब्लिक ओपिनियन को देखें ना यहाँ पे, ठीक है। कल अभी क्या हुआ है, कल का इशू ये हुआ है कि जो परसों हुआ है ये फिरदौस आशिक वाला और ये जो एसपी साहिबा वाला हुआ है मसला, तो उसके अंदर आपने देखा कि पब्लिक व्यू डिफरेंट था। अभी कुछ लोग जो है वो एसी को सपोर्ट कर रहे थे और कुछ जो थे वो फिरदौस आशिक का मानू कर रहे थे। तो इसको हम कहते हैं पब्लिक, यानी मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जब किसी भी ऊपर किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर अपना ओपिनियन रख रही होती है, दैट इज कॉल्ड पब्लिक ओपिनियन। मेजॉरिटी का व्यू क्या होता है उसको हम पब्लिक ओपिनियन कहते हैं। पॉपुलर व्यू क्या होता है उसको हम पब्लिक ओपिनियन कहते हैं। ऐसा नहीं कि 3 4 5 लोगों का व्यू हो गया तो वो पब्लिक ओपिनियन है, नो, मेजॉरिटी जिस चीज पे सोच रही होती है उसको हम पब्लिक ओपिनियन का नाम देते हैं। सो पब्लिक ओपिनियन और पॉलिटिकल ओपिनियन is the aggregate of individual attitudes or beliefs held by the adult population। याद रखिएगा गाइस, पब्लिक ओपिनियन हमेशा एडल्ट पॉपुलेशन के अंदर होता है। पब्लिक ओपिनियन कभी भी बच्चों का नहीं होता है। यानी एडल्ट एडल्ट को आप सिंपली ले लें जो 18 ईयर्स से अबव हों, जिनकी एज होती है, जब वो कोई ओपिनियन रख रहे हों, उनका जब कोई एग्रीगेट हो ओपिनियन का, यानी जामे हो, यानी मेजॉरिटी ऑफ द एडल्ट पॉपुलेशन जब किसी भी चीज के बारे में उसको जो है वो देखा जाए, उसके बारे में कोई ओपिनियन रखते हैं, अपनी कोई राय रखते हैं, तो उसको हम पब्लिक ओपिनियन कहते हैं। डू रिमेम्बर एडल्ट, ठीक है, एडल्ट जब मेजॉरिटी ऑफ एडल्ट कोई किसी भी प्रॉब्लम या इश्यू के बारे में अपना ओपिनियन रखती है, अपने डिजायर्स रखती है, वांट्स रखती है, उसको हम पब्लिक ओपिनियन का नाम देते हैं। दिस इज दैट इज कॉल्ड पब्लिक ओपिनियन एंड इट इज द ओपिनियन ऑफ मेजॉरिटी एंड इट इज द ओपिनियन ऑफ एडल्ट मेजॉरिटी, ठीक है। कोई छोटे बंदों की बात नहीं होती है उसके अंदर, तो जो बड़े जो होते हैं या जो एडल्ट होते हैं उनकी बात हो रही है, ठीक है।
तो फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन, हम किस तरीके से पब्लिक ओपिनियन को डिफाइन किया जाता है, फॉर्मेशन किया जाता है, पब्लिक ओपिनियन बनता कैसे है इन अदर सेंस। तो उसके अंदर आप देख लें कि पब्लिक ओपिनियन इज फॉर्म थ्रू पब्लिक डिबेट अमंग द ग्रुप। पब्लिक डिबेट्स के जरिए भी पब्लिक ओपिनियन को जनरेट किया जाता है, डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस के जरिए, डिफरेंट डिबेट्स के जरिए। आपने देखा है मीडिया के अंदर डिफरेंट डिबेट्स चलती हैं, तो उससे भी आप अपना ओपिनियन बनाते हैं, ये सही है, ये गलत है, ठीक है, एक इसके जरिए पब्लिक ओपिनियन बनता है। दूसरा, इलीट ओपिनियन, यानी कि पॉलिटिशियंस, पॉलिस्टर्स, पॉलिसी स्पेशलिस्ट, एक्टिविस्ट एंड जर्नलिस्ट। तो दूसरा, पब्लिक ओपिनियन बनाने में जो रोल प्ले करते हैं वो इलीट करते हैं। इलीट वो लोग होते हैं जिनके पास स्पेसिफिक पोजीशन होती है, तो उसके जरिए भी पब्लिक ओपिनियन फार्मुलेट किया जाता है कि जो बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं, आप उनकी बातें सुन के भी पब्लिक ओपिनियन बनाते हैं, या बड़े बड़े पॉलिटिशियंस की बातें सुन के भी पब्लिक ओपिनियन बनाते हैं, तो उनका भी बड़ा रोल होता है पब्लिक ओपिनियन मेकिंग के अंदर। थर्डली, मीडिया, यानी सोशल, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट। मीडिया भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो है वो आपका पब्लिक ओपिनियन फॉर्मेशन के अंदर, कि आप मीडिया के जरिए भी अपना ओपिनियन क्रिएट करते हैं। सोशल मीडिया पे चीजें देख के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे चीजें देख के, प्रिंट मीडिया पे देख के आप उससे भी अपना ओपिनियन जनरेट करते हैं। और इलीट्स को देख के भी, आप बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं उनको सुन के कहते हैं हाँ ये बात ठीक है, आप जर्नलिस्ट की बातें सुन के हाँ ये बात ठीक है, एंकर पर्सन की बातें सुनते हैं हाँ ये ठीक है, तो आप इसे भी अपना बनाते हैं। और इसी तरीके से जो है आपकी पब्लिक डिबेट के जरिए भी, डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस पे गए आप, डिफरेंट जो है वो प्रोटेस्ट के ऊपर गए, तो वो भी आपका पब्लिक ओपिनियन बनाने में रोल प्ले करते हैं। तो ये तीन चीजें होती हैं जो रोल प्ले करती हैं आपकी फॉर्मेशन मेकिंग के अंदर, पब्लिक ओपिनियन। और पब्लिक ओपिनियन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जब भी कोई पॉलिसी बनाती है तो पहले पब्लिक ओपिनियन को देखती है कि पब्लिक इसके बारे में क्या सोच रही है। अगर पब्लिक ओपिनियन उस पॉलिसी के मुखालिफ होता है, वो नहीं बनती है। फॉर एग्जाम्पल, जो ब्लास्फेमी का लॉ था, गवर्नमेंट को वापस लेना पड़ा, क्यों? बिकॉज पब्लिक ओपिनियन उसका मुखालिफ था, ठीक है। और बाकी काफी ऐसे लॉज हैं जो उन्होंने पास करा लिए बिकॉज पब्लिक ओपिनियन उनकी फेवर में था। तो पब्लिक ओपिनियन डिसाइड व्हाट गवर्नमेंट शुड डू, व्हाट गवर्नमेंट शुड नॉट डू। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट